नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये 1986 में किया गया था। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15 तक क्वेश्चन कर दिया था। उससे पहले वाले वीडियो यदि जाते हैं तो उसमें भी मैंने एक वीडियो लिया था 1 घंटे का लगभग, उसमें पूरे मतलब दो दो शायद उसमें 3 चैप्टर कवर किया हूँ। देख लीजिएगा आप लोग जाकर के वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, 1986 में। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा, अगला क्वेश्चन है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया है। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को 4 भागों में बांट दिया गया है। कितने भाग में, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहा, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। तो इंदौर पतन जो है गुजरात में स्थित है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए उससे थोड़ा सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंदौर पतन जो है गुजरात में नहीं, इंदौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। गुजरात थोड़ा मिस्टेक से बोला गया, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में इंदौर पतन। अगला चैप्टर जो है वो है कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है। तो भारत का सबसे दक्षिणी हवाई पतन तिरुवनंतपुरम में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसकी राजधानी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जो कि यदि आप लोगों को टॉपर लिस्ट में शामिल होना है, टॉपर लिस्ट में शामिल होना है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उनको भी आप जानकारी दीजिए, ताकि पढ़ करके आपका भी नाम लेंगे, मेरा भी नाम लेंगे। इसलिए आपको टॉपर लिस्ट में शामिल होने के लिए वीडियो को तो शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो एक अच्छे आदमी का काम होता है शेयर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है। तो भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम है मुंबई। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, तीनों वीडियो को, और एग्जाम में बैठिए। यदि भूगोल का क्वेश्चन इससे बाहर आता है तो फिर जो मन करे वो कमेंट में आके बोल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नदी पतन है। निम्नलिखित में कौन नदी पतन है। तो नदी पतन इलाहाबाद को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शायद हम इसको नहीं ना इसको नहीं पढ़ाए होंगे। चलिए इससे बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन और पूर्ण सुरक्षित माना गया। तो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच वायु परिवहन कब शुरू किया गया। 1911 में 10 किलोमीटर पहले शुरू किया गया था, 10 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू की गई। तो भारत में 102 देशों के पास की गई, 195 टोटल देश है। ठीक है, अगला लिखिए, अगला 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 हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में। तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, जो भारत की पहले राजधानी हुआ करती थी, अभी दिल्ली है भारत की राजधानी। अगला जो क्वेश्चन है वह हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1620 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है। तो देश का लगभग 95% व्यापार समुद्र द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है। तो हमने पढ़ा दिया आपको। देखिए यहाँ पे 1 सेकंड वेट कीजिए, 1 सेकंड, क्वेश्चन डबल हो गया क्या। समुद्र द्वारा होता है, समुद्र द्वारा होता है। देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार तो थोड़ा उल्टा हो गया। देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में करा दिया, चाहे अभी भी करा दिए। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है, उड़ीसा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा है उसके आसपास का कौन सा बंदरगाह। तो कर्क रेखा के आसपास है मुंबई बंदरगाह। देखिए 31 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो का आप देखते हैं तो एक से यहाँ पे 31 क्वेश्चन तक हम लोग चलाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 देखते हैं। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग का रहा वो रहा कि भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो 1 सेकंड वेट कीजिए, आप थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए। चलिए ठीक है, इसमें कहा कि भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो आंतरिक कितने हैं, 6 हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह है। तो आपको हमने पहले पढ़ा दिया था कि 13 से लेकर के 200 तक। ठीक है, 13 को बड़का है और 200 छोटा छोटा बंदरगाह है। अगला है कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूर है। तो कोलकाता पतन 80 मील दूर है। कितना, 80 मील है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस तट पर मुंबई पतन स्थित है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, क्योंकि हम क्वेश्चन पहले करा दिए। मुंबई जो पतन है वो मुंबई पर है, पूर्वी तट पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन में शायद नहीं है पूर्वी तट। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 65,436 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में 17 जोन बनाए गए हैं। जो नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है उसमें एडजस्टमेंट करने में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 2014 से रेल सेवा पहली बार शुरू किया गया था? तो मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप है जमालपुर में स्थित है। बिना टाइम गंवाए हुए स्पीड में चलेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? तो 7172 रेलवे स्टेशन। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलौर से रोहा के बीच कितना किलोमीटर लंबी दूरी है? तो 760 किलोमीटर। उतना भी ये क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है केरल में, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी केरल में ही ज़्यादा है साक्षरता दर। अगला है कि देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो देश में कुल 266 राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो है NH7, यानी राजमार्ग संख्या 7। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है? तो भारत में सड़कों का जाल है 23 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी बात हो रहा है कि अमेरिका को हम पीछे छोड़ेंगे, देखिए क्या होता है। नया डेटा होगा, अपडेट किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो आप लोग जानते हैं कन्याकुमारी है। और ऐसे दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। ये 9th का क्वेश्चन है, इंदिरा बिंदु। आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई को घनत्व कहा जाता है? तो 1000 वर्ग किलोमीटर। हमने 48 क्वेश्चन को अभी तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इससे पहले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखो तो जाकर के देखिए, 3 वीडियो अपलोड है, जाकर के वहाँ पे देख करके अपनी ज्योग्राफी की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसलिए देखना जरूरी है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका रहा कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? चीन में होता है। ठीक है, चीन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच कब चली थी? तो आप लोग जानते हैं 1853 में चली थी। 34 किलोमीटर दूरी चली थी। 34 किलोमीटर दूरी चलाई गई थी मुंबई और थाने के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है कि पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? स्थल परिवहन। कोनो हवा में थोड़े ना पाइपलाइन बिछाया जाता है, स्थल पर बिछाया जाता है, यानी धरती पर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो एम भी क्वेश्चन रखिएगा। 2005 में इसका नाम दिया गया था, इंडियन एयरलाइंस को इंडियन कहा गया। 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन कहा गया था। भी क्वेश्चन रहा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन से सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़क का कौन सा एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नहीं है। ठीक है, पूरा पश्चिम गलियारा है, एक्सप्रेसवे, सीमांत सड़क है, लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा किन कहाँ है? दोनों राजधानी में है। ठीक है, यानी कलकत्ता पहले राजधानी थी भारत की, अभी दिल्ली है, तो कलकत्ता और दिल्ली मानेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वही कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन किसे माना जाता है? तो जल परिवहन को, क्योंकि जल परिवहन में टैक्स नहीं देना होता है। पानी को टैक्स थोड़े ना देंगे, टोल टैक्स से बच जाते हैं हम लोग। प्लस में ले जाने ले आने में सुविधा सस्ता होता है, प्लस में बहुत सारे मतलब टेंशन से मुक्त होते हैं जल परिवहन, इसलिए सस्ता माना जाता है। MBBA क्वेश्चन आए भी तो हमने पढ़ा दिया था आपको। संसाधन कितने प्रकार के हैं? देखिए, जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। टोटल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? परिवहन होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, चलिए हम लोग का परिवहन संचार और चैप्टर जो था परिवहन संचार और व्यापार, परिवहन संचार और व्यापार चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। 49 से 50 को क्वेश्चन उसमें था लगभग, और पूरे क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। चलिए, तो अगला हम लोग चैप्टर चालू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार स्पेशल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार के बारे में स्पेशल पढ़ना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा स्किप हो गया। क्वेश्चन रहा कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का स्थानीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इनकी स्थानीय राजमार्ग संख्या 2 है। यानी बिहार में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया है, शेरशाह सूरी, उसका नाम दिया गया NH2।
नया का नाम NH2 है। तो उसके राष्ट्रीय पूछा है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, तो 2 है, यानी NH2। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में रेल परिवहन के शुभारंभ कब से माना गया है, तो बिहार में रेल परिवहन हुआ था 1853 में। सबसे पहले रेल की सेवा 1853 में तो सबसे पहले मुंबई और थाने के बीच, लेकिन 1860 में बिहार में आया, 7 साल बाद में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी, तो बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, क्योंकि उस समय कौन कंपनी रहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग को मालूम होना होगा कि 20 मई 1600 की इसकी स्थापना हुई थी, 20 मई 1600 की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला क्वेश्चन कि बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन देखिएगा, बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन सोना प्राप्त होता है, तो लगभग 0.1 से 0.6 ग्राम, एम भी क्वेश्चन रखिए। बिहार में प्रति टन सोना कितना मिलता है, 0.1 ग्राम से 0.6 ग्राम के बीच। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार सीमा में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 6283 किलोमीटर होगा। कितना है, 6283 किलोमीटर। यहाँ पे देखिएगा 6283 किलोमीटर। बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग आप लोग को मालूम होना चाहिए राजगीर में है। राजगीर में कौन सा ग्लास ब्रिज है, ग्लास ब्रिज, ठीक है। बिहार की पहली राजधानी कहाँ बनाई गई थी, राजगिरी, यानी पहले का नाम इसका था राजगिरी, राजा का घर, ठीक है। तो बिहार की राजधानी पहले यहीं हुआ करती थी, उससे पहले मगध थे, मगध के बाद यहाँ आई, यहाँ से इसके बाद ना पटना आई है अभी। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो आप लोग जानबे करते हैं बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, 38। अगला क्वेश्चन पूछा कि बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल अगहनी फसल होती है। कौन सी फसल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से तो बिहार की सबसे इसमें दिया है आंसर अगहनी फसल, लेकिन रबी फसल होना चाहिए था, लेकिन अगहनी तो अगहनी सही है, इसको रखिए क्योंकि NCERT के अनुसार सही है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। अभी तो 14 से 15 करोड़ हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, 63 से 74, यानी पूरे अधिसूचित क्षेत्र में यदि देखा जाए तो बिहार में वन का विस्तार है 63 से 74 किलोमीटर स्क्वायर। एक सेकंड वेट कीजिए, अगला क्वेश्चन ला। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 10 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन पे नहीं, 11 नंबर से क्वेश्चन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वही कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो बिहार में 28% की वृद्धि थी उस समय, 28.63%। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है, तो बिहार में ग्रामीण आबादी 89.5%, 89.5%। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की कहाँ संभावना है, तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा के द्रोणी में, गंगा मैया के द्रोणी में उसको मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त हैं, 28 जिला है। टोटल जिला कितने हैं, 38 में से 28 जिला ऐसा है जो बिहार में हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है, बाढ़ में डूबा हुआ 28 जिले याद रखेंगे आप लोग। टोटल 38 को होगा, 38 में से 28 जिला है जो बाढ़ आते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल के मामले में शायद मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान है, ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन सी थी, तो बिहार की में पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे रेल लाइन। अगला जो क्वेश्चन है वह कि बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि जल जमावग्रस्त है। पूछा कि बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि जल जमावग्रस्त है, तो बिहार में 9.1 लाख, 9.1 लाख जो भूमि है वो हमेशा जल जमाव रहता है, उसमें कोई चीज़ नहीं होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, क्योंकि पानी लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन सी है, तो बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, गंगा नदी। और गंगा नदी के तट पर बिहार का कौन सा शहर है, एक पटना फेमस शहर है। इसके ऊपर एक नदी थी भी बनाई गई है, क्या बोलते हैं, पुल, गांधी सेतु पुल, जो एशिया की सबसे लंबी पुल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मैदानी भागों में गर्म हवा की लहर को क्या कहते हैं, तो बिहार के मैदानी भाग में होती है गर्म हवा की लहर, उसे हम लोग लू कहते हैं। काल बैसाखी तो शायद उसको पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तो BHPC द्वारा बृहत परियोजना की संख्या 10 है। कुछ निर्माणाधीन भी है, ठीक है।
यानी कुछ काम हो रहा है अभी। बिहार का पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार कितना किलोमीटर है? तो पूरब से पश्चिम यदि देखा जाए तो 483 किलोमीटर, और उत्तर से यदि दक्षिण देखा जाए, यानी पूरब से पश्चिम का मतलब क्या हुआ, देखिए इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम कहा था, पूरब से पश्चिम को यदि देखा जाए तो 483 किलोमीटर, और जबकि उत्तर से दक्षिण को देखा जाए तो लगभग 362 किलोमीटर है इधर से इधर की तरफ, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में, वर्तमान बिहार में कितने जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है? वर्तमान में बिहार में कितने प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है? तो कितना प्रतिशत? 95%। बिहार के 95% जो पानी होती है वो सिंचाई होती है, यानी खेती में हम लोग पानी पटाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो टोटल जो बिहार में वो 44 मेगावाट है। कितना मेगावाट? 44.20 मेगावाट है, यानी 44.20। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2013 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर थी? तो 2013 में यदि बात किया जाए तो बिहार में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? 1,80,540, 1,80,540 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहा, आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में देखा जाए तो देश में बिहार का दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है? पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शॉर्टकट में हम लोग प्यार से उसको यूपी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा, आप लोग लाइन में बने रहिएगा। 26 के बाद 27 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 27 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन रहा, क्या चीज़ हो, देखिए क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र में क्या होती है? खेती होती है। 60% यहाँ की जो क्षेत्र है खेती के लिए है। अगला है कि क्वेश्चन की ये MBBA क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के कॉर्नर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के जब कॉर्नर का क्वेश्चन है तो VBA माना जाता है। तो पूछा है कि बिहार में जूट के उत्पादन में क्या हुई? लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे खेती लोग कम कर रहे हैं जूट की। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? तो 2001 में यदि जनगणना किया गया उस समय तक 881 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति? 881 व्यक्ति। अभी तो 1100 प्लस हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2006 से 7 में बिहार में कुल कितने लाख टन धान का उत्पादन हुआ था? 2006 से 7 में 50 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज़्यादा जो खदान फसल के रूप में यूज होता है ना, खदान फसल, वो चावल को लोग प्राथमिकता ज़्यादा देता है। 2 नंबर पर गेहूँ। तो एग्जाम में कहीं पूछ लिया कि भारत के लोग अधिकांश प्रथम खदान फसल क्या है? चावल, दूसरी का गेहूँ। चाहे बिहार में पूछे तब भी चावल, दूसरी का गेहूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है? तो बिहार में चूना पत्थर है 210.85 मीट्रिक टन। एक टन में आप लोग जानते हैं ना 1000 किलोग्राम होता है, यानी 10 कुंटल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होती है? बिहार में कितने टन गन्ना से? 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी मिलती है, यानी 10 किलो ऊख से, यानी ईख से 10 केजी, ईख से 1 केजी चीनी बनती है। यानी 1 कुंटल यदि ईख होती है तो 10 केजी चीनी तैयार होगी अपने यहाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊपर ही अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी जो है 10.5% है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार राज्य में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार राज्य का सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है, ठीक है। अरे बिहार के बारे में जानना है तो जानिए। अगला क्वेश्चन है बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन में 3%, 2%, 1%, 1 से भी कम प्रतिशत। तो 1 से भी कम प्रतिशत इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देश में खनिज अपने जो बिहार में देश के खनिज के हिसाब से बहुत कम बिहार में है, ठीक है। यानी बिहार में तो ज़्यादातर हम आपको पढ़ाए थे कि बिहार में ज़्यादातर कैसी खनिज है? पायराइट, 95% लगभग पायराइट खनिज है, जो अधात्विक खनिज माने जाते हैं। 95% अधात्विक खनिज है, ठीक है। तो यहाँ पे सब जो है बिना काम की खनिज है। जो 15 नवंबर जब 2000 को अलगा हुआ था अपना, बिहार झारखंड से अलगा हो गया, उस समय की बात है। उस समय तक बिहार जो था, झारखंड जो था बिहार में ही था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को इसको अलग कर दिया गया। कुछ राजनीतिक पार्टियां ने इसको अपने चुनाव जीतने के लिए अलग कर दिए। उस समय से यहाँ पे नहीं रहा, यहाँ के फैक्ट्री नहीं, तो पहले सब झारखंड की फैक्ट्री बिहार में पड़ती थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में, एक सेकंड वेट कीजिए। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। कहाँ है? हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बंदूक का कारखाना जो है मुंगेर में।
बंदूक का कारखाना मुंगेर में, और सिगरेट का कारखाना भी कहाँ है, सिगरेट का कारखाना भी है मुंगेर में, याद रखेंगे आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ लगाया गया था। बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना नालंदा जिले के हरनौत में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नहीं, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो आप लोग जानबे करते हैं बलथर मिट्टी है। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है बिहार में, क्योंकि गंगा द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है। तो मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख फसल होती है धान। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानिए। अगला क्वेश्चन फिर कहा कि चावल उत्पादन में बिहार का कौन सा, देखिए यहाँ पे चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो चावल प्राप्त में बिहार राज्य का चौथा स्थान है, 4 नंबर पर भारत आता है, 1 नंबर पर पश्चिम बंगाल होना चाहिए। अब तो खैर सिंचाई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सा भी आगे की तरफ गया है। 42 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 43 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पढ़िए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है। तो भदई फसल की कटाई की जाती है अगस्त से सितंबर महीना में। जो भादों की महीना समझते हैं ना, भादों की महीना, उस समय जो फसल बोई जाती है वो अगस्त से सितंबर में काट ली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़िए। अगला क्वेश्चन है रबी फसल को किस नाम से जाना जाता है। नहीं, गलत हुआ, रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है। तो रबी फसल को अप्रैल में काटा जाता है, ठीक है। रबी फसल किसे कहते हैं, रबी फसल में कौन कराता है, गेहूँ चना मटर, गेहूँ चना मटर सरसों तोरी, समझते हैं ना, राई हुई। तो जो आजकल फसल यानी ठंडी के दिन में जो फसल बो करके गर्मी में काटा जाता है वो रबी फसल होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंडक नदी की कुल लंबाई है 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर। लेकिन गंगा नदी की लंबाई यदि पूछता है गंगा नदी की, तो गंगा नदी का आप लोग को लंबाई मालूम होना चाहिए 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। हालांकि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, नारायणी नदी है, नारायणी नदी। ये निकलती है कहाँ से, ये सब नदी हम नदी जब पढ़ाएंगे निकलने की तो बताएंगे उसमें। अगला क्वेश्चन है अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है, अगहन में जो फसल बोया जाता है उसका दूसरा नाम क्या है, खरीफ फसल, धान बोया जाता है अगहन में। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए वो अगहनी फसल का दूसरा नाम पूछा है, वो बोने का नहीं, उसका दूसरा नाम तो खरीफ फसल है। अगला जो क्वेश्चन है कि मतलब हुआ कि अगहन में जो काटा जाता है तो खरीफ को काटा जाता है यानी धान को। अगला है कि गेहूं की बुआई कब की जाती है। तो गेहूं की बुआई कब की जाती है, नवंबर से दिसंबर। अभी जो नवंबर से दिसंबर, अभी नवंबर बीता है, अभी दिसंबर बीतने भी वाला है, कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन की। तो उससे जो नवंबर दिसंबर का महीना है वो गेहूँ बुआई के लिए जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वही कि मक्का बिहार का कौन सा प्रमुख खाद्यान्न फसल था। मक्का जो बिहार का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहला कौन है, पहला हमने आपको पढ़ा दिया चावल, दूसरा कौन है, दूसरा है गेहूँ, सुबह चावल शाम में गेहूँ लोग खाता है। तीसरा है कौन, मक्का, वो तो गर्मी के मौसम में मक्का का ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वही कि मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला का, मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिले का कौन सा स्थान रखता है। मधुबनी जिला जो प्रथम स्थान रखता है, 1 नंबर पर है मोटा अनाज में, मकई की खेती खूब ज़्यादा दबा के होता है उधर। अगला क्वेश्चन है कि दलहन उत्पादन में बिहार के किस जिले को प्रथम माना गया था। दलहन उत्पादन में बिहार के पटना जिले को माना गया है, पटना जिले में दाल का उत्पादन ठीक होता है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता था। पूरे देश की यदि बात किया जाए तो 8% जूट का उत्पादन बिहार में होता है। जूट का उत्पादन देखिएगा दरभंगा साइड में जूट की खेती की जाती है, और दरभंगा में तो जूट की मशीनें भी लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू, एक सेकंड रुकिएगा, इसको कौन सा बीमारी पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान प्राप्त है। देखिए अभी तक यदि वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, स्टोरी लगाइए, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया। स्टोरी लगाइए, सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि कम से कम 1 लाख व्यू आप लोग से रहेगा उम्मीद कि इसको पार कराइए। और जितना जल्द हो सके उतना जल्दी शेयर कीजिए, सब लोग के पास शेयर कीजिए, ताकि पढ़ लिख करके सब लोग अपना नाम ले सके आपका, और मेरा भी नाम ले सके यहाँ पे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं है, जब हम हैं तो ज्योग्राफी कहीं बाहर से नहीं आएगा। ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि पूरे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि समय कम है। तो ऑब्जेक्टिव को मैं पूरे कवर कर दूंगा, इतना तो गारंटी आप रखिए 100%, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना होगा वीडियो को। चलिए अगला को जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। रेशम वस्त्र कहाँ विकसित किया गया था। आप लोग जानते हैं रेशम वस्त्र कहाँ होता है, भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
अगला क्वेश्चन है, इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना लगी है? तो इसमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना है? तो दरभंगा में सीमेंट का कारखाना लगी है। अगला जो क्वेश्चन है वो समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन है कि लहरिया सराय का नामकरण किस उद्योग के आधार पर किया गया है? तो लहरिया सराय का जो है लाह के उद्योग के, लाह से क्या बनता है? लाह से जानते हैं क्या बनता है? लाह से आप लोग जानते हैं नहीं है तो हम बता देते हैं, जो पहना जाता है ना एक तरह का, क्या बोलते हैं उसको, लाठी। लाठी का निर्माण होता है लाह से, इसीलिए इसका नाम रखा गया लहरिया सराय। अगला जो क्वेश्चन है वह कि सारण नहर का निर्माण कब हुआ था? तो MVVI क्वेश्चन रहेगा, ये सब अपने आपके लिए बिहार स्पेशल से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? तो जो सारण नहर है उसका 1880 में किया गया था निर्माण। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सबसे आबादी वाला कौन सा जिला था? सबसे ज़्यादा आबादी किस जिले की है? पटना की है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 58 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था मध्य युग में हुआ था। एग्जाम का भी क्वेश्चन रहेगा ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पायराइट खनिज कैसी खनिज है? हमने आपको पढ़ा दिया चिला करके, बिहार में 95% पायराइट खनिज मिलती है जो अधात्विक खनिज है। इसी वीडियो में पढ़ाया हूँ, इसलिए अधात्विक खनिज है। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे होगा 60 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कहता है, 60 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है वो जानिए। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कहता है कि राज्य का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? तो हमने पढ़ा दिया आपको 80%, लेकिन कितना प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? तो 60%। कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए। पूछेगा बिहार में कितना प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? तो 60%, लेकिन कितना परसेंट लोग खेती करता है? तो 80%। दोनों अंतर है, यानी 60% जमीन पर, लेकिन 80% लोग खेती करता है। अगला है कि कौन सा जिला गन्ना उत्पादक नहीं है? तो गन्ना का उत्पादन रोहतास जिले में नहीं होता है, दरभंगा में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, पश्चिमी चंपारण में भी होता है, लेकिन रोहतास में नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कि तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो तंबाकू उत्पादक क्षेत्र गंगा का दियारा क्षेत्र। कौन है? गंगा का दियारा क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन है वह कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ 1955 में किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वह कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो हुआ था वाल्मीकि नगर में हुआ था। कहाँ? वाल्मीकि नगर, याद रखेंगे, वाल्मीकि नगर में, नेपाल की बॉर्डर पर है। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट का कारखाना कहाँ है? सीमेंट का कारखाना बिहार में डालमिया नगर में है। कहाँ है? डालमिया नगर। आपके हिसाब से अपने बिहार में एक जगह पड़ती है, आप जानते होंगे उसका नाम, समस्तीपुर में सीमेंट कारखाना। अगला क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है। कहाँ है? जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप का कारखाना है। अगला जो क्वेश्चन है कि ढाका नहर किस नदी पर स्थित बनी है? ढाका नहर किस नदी पर बनी है? तो ढाका नहर जो लालबकिया नदी पर है। कौन नदी? लालबकिया नदी। लालबकिया नदी याद रखेंगे, लालबकिया नदी पर बनी है। ये जो लालबकिया नदी पर है ढाका नहर, मोतिहारी जिला में है ढाका। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वातावरण में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? वो प्राकृतिक वातावरण में वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए, यानी जो जंगल में रहते हैं जीव, उसकी सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया जाता है ताकि उसे सुरक्षित किया जा सके, विहारों की स्थापना और सुरक्षित जैवमंडल की स्थापना, यानी इनमें सभी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह कि देश में चीनी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देश में चीनी के उत्पादन में बिहार का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। याद रखेंगे आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी बिहार में किस जिले में पाई जाती है? तो उड़ने वाली जो गिलहरी है बिहार के शाहाबाद जिले में पाई जाती है। शाहाबाद का आप लोग नाम नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए, एक आरा जिला के सटे जिला शाह जिला। अगला क्वेश्चन है, सिलिका सैंड बिहार के किस जिले में मिलता है? सिलिका सैंड जो मिलता है बिहार के मुंगेर में मिलता है। जो बालू मिलता है सिलिका से मतलब युक्त बालू, वो मुंगेर में मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो समझिए क्या। अगला क्वेश्चन है, सुमेसर वन या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है? तो शिवालिक जो क्षेत्र है उसमें आर्द्र पतझड़ वन है 917 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का 3रा स्थान होता है। कौन सा स्थान? 3रा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? तो मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में 0.59 हजार मीट्रिक टन है। अगला जो क्वेश्चन है वह कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। हमने पढ़ा दिया था ना। यदि विस्तार क्षेत्रफल की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, यदि प्रतिशत की बात करेगा तो मिजोरम प्रतिशत के हिसाब से यदि देखिएगा तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है, प्रतिशत वाला राज्य है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, भाई साहब कीजिएगा, लेकिन इतने में आप लोग तब तक वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आप लोग लाइक कम करते हैं,
मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 यानी 1952 में हुई थी। VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में पड़ता है, याद रखेंगे आप लोग। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है MVVI बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रहा कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल जो है किस जिला में स्थित है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए बांका जिला में। NCERT के साइड कॉर्नर का क्वेश्चन है। NCERT के साइड कॉर्नर का जो क्वेश्चन है वो है। अगला जो क्वेश्चन है तो वो क्या है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर रहता है? महेंद्रू घाट का नाम आप लोग सुने होंगे। राष्ट्रीय पोत जो संस्थान है पटना के महेंद्रू घाट में है। अगला जो क्वेश्चन है वह कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं ना खाद कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। खाद कारखाना है चाहे रिफाइनरी सेंटर भी बरौनी में है। रिफाइनरी सेंटर जो पेट्रोलियम को रिफाइन करता है वो बरौनी में ही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नगर में कालीन तैयार की जाती है? आप लोग जानवे करते हैं दाऊद नगर में। किस नगर में? दाऊद नगर में कालीन तैयार की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह कि अशोक पेपर मिल किस राज्य में है? अशोक जो पेपर मिल है वो किस राज्य में, उसके बारे में जानना है आप लोग को। एक्स कन्वर्ट कीजिएगा। अशोक पेपर मिल, अशोक जो पेपर मिल है वो किस जिला में है? समस्तीपुर में है। किस जिला में? समस्तीपुर। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो अविभाजित बिहार, जब बिहार विभाजन नहीं हुआ था उस समय टाटा नगर एक नियोजित नगर में था भाई साहब। अगला जो क्वेश्चन रहा MVVI रहा बिहार बोर्ड के लिए कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो कहलगांव जो है भागलपुर में पड़ता है। कहाँ है? भागलपुर में। कांटी पूछ देगा आपसे, कांटी। अच्छा कांटी अगला है यहाँ पे देखिए। अगला जो है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कांटी आप लोग जानते हैं मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है कांटी। जो मुजफ्फरपुर के कौन कौन है कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। हम तो कई बार उसमें घूमे भी हैं। अगला क्वेश्चन MVVI रहा बिहार बोर्ड के लिए। अपना नाम भूला जाइएगा, क्वेश्चन नहीं भूलिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम सुने आप लोग? चिड़ियाघर। पटना में चिड़ियाघर सब लोग गए होंगे, उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो पड़ता है पटना में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो हमने आपको पढ़ा दिया था सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइट। बॉक्साइट। अगला जो क्वेश्चन वो क्या है कि कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? तो कांवड़ झील जो है किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। बेगूसराय जिला है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो आप लोग जानबे करते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि बिहार में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो बिहार में गोलघर का काला बनाया गया था अनाज रखने के लिए। जब इस समय अंग्रेजों का राज था उस समय गोलघर का निर्माण किया गया। तो देखिए उस समय जो निर्माण किया गया वो किया गया था अनाज रखने के लिए। जब अनाज कम पड़ जाए देखिए ये बात किया जाए तो राजा महाराजा के समय का है, अंग्रेज नहीं, उससे पहले भी ये था। राजा महाराजा के समय का बात है, जब लड़ाई होती थी ना तो जब अनाज को कम पड़ता था उस समय के लिए बनाया गया था। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन रहा हम लोगों का वो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमने आपको कई बार पढ़ा दिया है, मोर है। तो मोर ऑप्शन में नहीं रहता है। देखिए मोर का नाम क्या है? संस्कृत में मयूर बोलते हैं, इसीलिए मयूर रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो नहीं, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 93 क्वेश्चन हम लोग कर लिए अभी तक। कितना क्वेश्चन? 93 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या कितना नंबर आया 93 पर जो क्वेश्चन किए उसमें आप लोग कै गो सही कर पाए। ठीक है, और सही नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी, मतलब व्हाट्सअप, सब सोशल मीडिया पर इसको क्या कीजिए, स्टोरी लगाइए। चलिए तो 93 के बाद हम 94 पर देखते हैं। एक बार समझ में नहीं आता है 50 बार देखिए, लेकिन वीडियो को समझ लीजिए बिल्कुल। इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आपकी गलती होगी। ठीक है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक नदी कहते हैं? कोसी को। MVVI क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मानचित्र अध्ययन में। कौन मानचित्र अध्ययन में चलेंगे, इसके बाद हम लोग का एक वीडियो लाएंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे चैप्टर को। एक वीडियो आएगा हमारा आपदा प्रबंधन पर। है कि पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत, एक सेकंड वेट कीजिएगा। क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा कि पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है किसके लिए? गहरी आवाज से। ढाल को दिखाया जाता है गहरी आवाज, यानी गहरी खींच करके लाइन को दिखाया जाता है ढाल को। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियाँ पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम कोना से प्रकाश पड़े, उत्तर पश्चिम कोना से। हैसूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? आप लोग जानते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के थे वो। MVVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह कि हैसूर विधि, यहाँ पे हैच्यू लिखा गया, गलत टाइपिंग हो गया। हैसूर विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो आप लोग जानते हैं सेक्शन मेजर लेहमान थे, जिनका नाम सिर्फ लेहमान से याद रखिए, मेहमान नहीं, लेहमान।
हैसूर विधि में उच्चवाच निरूपण से संबंधित कौन नहीं आता? हैसूर विधि में उच्चवाच निरूपण से संबंधित मोटी रेखाएं नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हैसूर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? तो ढालू हिस्सा को किस रंग से दिखाया जाता है? काला रंग से। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो क्वेश्चन है कि यदि समोच्च रेखा दूर दूर खींची गई हो तो किस प्रकार के ढाल से प्रदर्शन होता है? तो दूर दूर खींचा जाएगा तो धीमी ढाल से होगा। कैसे ढाल? धीमी ढाल से। अगला जो क्वेश्चन है वो कि समोच्च रेखा एक दूसरे को क्या करती है? तो समोच्च रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समोच्च रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अगला कि समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता एन क्रूकियस ने कब किया था? एन क्रूकियस जो था उन्होंने 1730 में किया था। कब किया था? 1730 में। अगला लिखिएगा किस विधि में मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है? तो मानचित्र जो है काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है हस्यूर विधि में। हस्यूर विधि के प्रतिपादक कौन है? लेहमान। आपका बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आपको 5 पेज ही पढ़ा दिए, 5वां पेज। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि भारत में समोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो समोच्च रेखा विधि का प्रयोग हुआ था 1895 में। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो है कि श्रीनुमा ढाल दिखाने के लिए कितने समुच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? तो लगभग 2-2। अगला क्वेश्चन है कि रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? तो रंजन विधि में ऊंची जमीन को भूरा रंग से दिखाया जाता है। किस रंग से? भूरा, ब्राउन कलर से। याद रखना पड़ेगा ना क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रंजन विधि में यहाँ पे नीचे लिखा था चीनी, हम पढ़ लिए। रंजन विधि में नीचे जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया गया? तो नीचे जो जमीन होता है उससे नीचे क्या होता है? हरियाली, तो इसलिए हरा और पीला रंग से दिखाया गया। ठीक है, हमने 14 क्वेश्चन नए चैप्टर में किया, जिस चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। आप लोग का क्या कहना है जरूर कहिए हमारे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए दबा करके, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं 28 क्वेश्चन करूँगा, चैप्टर खत्म करूँगा, टाइम पास नहीं। अगला क्वेश्चन जो है 15वां जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है कि अस्तर। अगला क्वेश्चन क्या है कि रंजन विधि में आर्थिक ऊर्जा जमीन पर किस रंग से दिखाया जाता है? देखिए यहाँ पे, तो ये जो है रंजन विधि में जो है अधिक ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे अधिक ऊर्जा होना चाहिए, आर्थिक हो गया है ना। अधिक ऊर्जा जमीन किस रंग से दिखाया जाता है? तो जो अधिक होता है वो गाढ़े भूरे रंग से दिखाया गया है। अगला जो क्वेश्चन वो है क्या है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो मानचित्र में नीले रंग से जल को दिखाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मानचित्र में स्थानीय ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो स्थानीय ऊंचाई को बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? बिंदु द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र का समोच्च रेखा को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो मानचित्र पर समोच्च रेखा को बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। 28 क्वेश्चन में मैंने 18 करा दिया। मेरे पास 10 क्वेश्चन ऑलरेडी रह गया, मैं उसे भी कराता हूँ। आप लोग बने रहे, तब तक शेयर वीडियो करते रहे। मैं उसके बाद चैप्टर को मैं पूरी तरह से खत्म कर लूँगा भूगोल को। अगला क्वेश्चन है स्थाकृतिक लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो आकृतिक विधि कहते हैं। कौन सा विधि? आकृतिक विधि। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? तो समुद्र की सतह सर्वत्र बराबर होती है। सर्वत्र का मतलब सभी जगह कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस विधि में उच्च आवाज को प्रदर्शित करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं अस्तर रंजन विधि में। किस विधि में? अस्तर रंजन विधि में। ठीक है, हमने 21 क्वेश्चन कर लिए, 28 क्वेश्चन करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक दूसरे से सटी खींची रेखा समुच्च रेखा किसे प्रदर्शित करती है? यानी एक दूसरा से सटा सटल जो खींची गई समुच्च रेखा जो दिखाती है वो खड़ी ढाल को दिखाती है। किसको? खड़ी ढाल को। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूरी विधि का विकास किसने किया था? तो हमने पढ़ा दिया आपको, लेहमान ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है MBBI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तल चिन्ह से जो ऊंचाई मापी जाती है उसको हम लोग स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे आंसर थोड़ा हो सकता है गलत हो, कर दिया गया है। देखिएगा स्थानिक ऊंचाई, हम आपसे यही बात कहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए। ये MBBI क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद कीजिए और सभी दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें। और इसके बाद आप लोग को नया चैप्टर कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी है। मेरा PDF काफ़ी है एग्जाम में क्वेश्चन टकराने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का है कि मानचित्र में किसी विशेष स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से प्रदर्शित करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग स्थानिक ऊंचाई। सॉरी, इसमें देखिएगा थोड़ा, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे
क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर गए। हम लोग को कहा कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से जो नापा जाता है उसे ढाल प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इसका ए वो आंसर होगा। मानचित्र के किसी स्थान विशेष में स्थिति हम समुद्र तल से प्रदर्शित करने वाली जो बिंदु होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक ऊंचाई। अगला जो क्वेश्चन है उस क्या है वो समझिए। अगला क्वेश्चन है भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली किस रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं? तो वो काल्पनिक रेखा होती है। कैसे रेखा? काल्पनिक रेखा। अगला क्वेश्चन है कि छोटी महीने एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ढाल की जब दिशा में खींचा जाता है तो उसे हैसूर विधि कहते हैं। हैसूर विधि को किसने शुरू किया था? लेहमान ने। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का क्वेश्चन है 28 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, याद रखेंगे आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है नहीं हम लोग को। विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऊंचावच निरूपण। क्या कहलाता है? ऊंचावच निरूपण। इसके बाद अब हम लोगों की क्वेश्चन क्या होती है? खत्म होते हैं, चैप्टर भी खत्म होते हैं, सिर्फ रह गई चैप्टर ऑफ आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन भूगोल की रह गई। अब टेंशन भूगोल की खत्म हो जाने चाहिए आप लोगों का। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन मुझे एक और वीडियो लगेंगे सिर्फ आपदा प्रबंधन को कवर करने के लिए। डिजास्टर को मैं जब कवर कर लूँगा उसके बाद चैप्टर आप लोग का खत्म पूरी तरह से। अभी तो बिल्कुल आपदा को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी इस चैप्टर बच गए सभी चैप्टर को मैंने कवर कर दिया। इससे यदि क्वेश्चन बाहर होते हैं तो हमसे पूछिए आप कमेंट करके। एग्जाम देने के बाद भी आप कमेंट में जो मन वो बोल सकते हैं, लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे। भूगोल के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से। ऐसे में आप लोग का क्या कहना है, कैसा समझ में आया कि नहीं आया, या अलग तरीक़े से हम इस वीडियो को शूट करें? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। हमारा PDF जो रहेगा हम आपके डाल देंगे PDF, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आप लोग विशेष रूप से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 1 लाख इस पर व्यूज जल्द ही प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपदा प्रबंधन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए।